डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर के वीडियो देख चुके हैं 2 पहले। आज जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो है ठेके संबंधी लेखे, अकाउंट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बिंदु आएंगे अपने, ये हैं मुख्य रूप से नंबर 1 प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम या मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय, ठेका कार्य के लिए प्लांट का निर्गमन, प्रत्यक्ष व्यय, आगे था अप्रत्यक्ष व्यय, उपठेकों की लागत, अतिरिक्त कार्य की लागत। ठेका कार्य ठेकादाता द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, अतः ठेकेदार विभिन्न ठेकों की लागत ज्ञात करने हेतु एक खाता बही रखता है, जिसमें प्रत्येक ठेका कार्य का खाता खोला जाता है। प्रत्येक ठेके की संख्या निर्धारित कर दी जाती है ताकि प्रत्येक ठेके को उसकी संख्या द्वारा ही पहचाना जा सके और सामग्री, मजदूरी, उपरिव्यय आदि लेखे रखने में सुविधा हो सके। प्रत्येक ठेका खाते के ऊपर ठेके से संबंधित अन्य सूचनाएं भी दी जाती है, जैसे ठेका संख्या, ठेकादाता का नाम, ठेका मूल्य, ठेके का विवरण, कार्य स्थान, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्य मूल्य, कार्य पूर्ण करने की तिथि, भुगतान की शर्तें आदि, जो कि आपको PDF में उसका फॉर्मेट भी दिया गया है। नंबर 1 पहले आता है अपना प्रत्यक्ष सामग्री। किसी ठेका कार्य में प्रयोग आने वाली सामग्री, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो, ठेका खाते में डेबिट की जाती है। विशिष्ट ठेके की पूर्ति के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हेतु सामग्री बाजार से क्रय की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ सामग्री संग्रहालय से ही निर्मित की जाती है। कभी कभी एक ठेका स्थल से अनावश्यक सामग्री अन्य ठेका स्थल पर सीधी ही स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे अनावश्यक परिवहन लागत कम होती है। अतः विशेष ठेके पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का मूल्य सामग्री संग्रहण पत्रकों के आधार पर तैयार किए गए सामग्री सार के द्वारा ज्ञात करते हैं। क्रयादेश से अधिक सामग्री की पूर्ति होने पर अतिरिक्त सामग्री विक्रेता को वापस कर दी जाती है तथा ठेका वर्ष के मध्य में या ठेका पूर्ण होने पर शेष सामग्री संग्रहालय में वापस कर दी जाती है। बेकार या अनुपयुक्त सामग्री को कार्यस्थल पर ही बेचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट अपना मुख्य रूप से प्रत्यक्ष श्रम या मजदूरी। ठेका कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को समय समय पर दी गई मजदूरी को प्रत्यक्ष मजदूरी माना जाता है और उसे ठेका खाते में डेबिट कर दिया जाता है। कई ठेकों पर एक साथ चल रहे कार्यों की दशा में प्रत्येक ठेके के लिए दी जाने वाली कुल मजदूरी के संबंध में सूचनाएं उपकार्य पत्रकों, जॉब कार्ड्स की सहायता से प्राप्त की जाती है। मजदूरी की जिस राशि का भुगतान नकद किया जाता है वह रोकड़ या बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। यदि लेखा अवधि के अंत में अथवा कार्य के पूर्ण हो जाने पर मजदूरी का
कुछ भाग भुगतान नहीं किया गया हो तो उसके लिए भी प्रावधान करना आवश्यक होता है। अगली अवधि के प्रारंभ में विपरीत पृष्ठी द्वारा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को डेबिट तथा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसे श्रमिकों का पारिश्रमिक और पर्यवेक्षक का वेतन जो किसी एक ठेके से संबंधित नहीं किया जा सकता हो, अप्रत्यक्ष श्रम होता है। इसे किसी उचित आधार पर अनुभाजित करके ठेके की लागत में शामिल कर लिया जाता है। तीसरा आता है अपना प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे व्ययों को जिनका लाभ ठेका विशेष को ही प्राप्त होता है, इस ठेके पर ही प्रत्यक्ष व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है। उदाहरणार्थ, किसी विशेष भवन निर्माण के लिए तैयार किया गया नक्शा या उसके संबंध में विशेषज्ञों दिया गया शुल्क उस भवन के ठेके से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय माना जाएगा और भवन ठेका खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है अपना, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। लेखा वर्ष के अंत में यदि ऐसे व्यय कुछ अंश अदत्त रहता है तो उस राशि से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट तथा आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट किया जाता है और दूसरी अवधि में इसकी विपरीत पृष्ठी कर दी जाती। चौथा मुख्य पॉइंट आता है ठेका कार्य के लिए प्लांट का निर्गमन। ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझें आप। ठेका कार्य हेतु निर्गमित प्लांट का लेखा रखने हेतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। जिसमें पहली विधि, जब ठेकेदार द्वारा किसी दीर्घ अवधि के लिए ठेके के लिए कोई प्लांट क्रय किया जाता है और उसका निर्गमन उस ठेके में प्रयुक्त होने के लिए कर दिया जाता है और यह अनुमानित किया जाता है कि प्लांट का जीवन ठेके की अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसकी मूल लागत उस अवधि में ही पूर्णतया हासिल हो जाएगी। इसके संबंध में ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1, प्लांट के निर्गमन पर तो ठेका खाते को पूर्ण मूल्य से डेबिट और प्लांट खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरी बात, लेखा वर्ष में ठेका कार्य का एक भाग पूर्ण होने पर यदि ठेका कार्य कई वर्षों तक चलता है तो प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अथवा ठेका कार्य के एक भाग के पूर्ण हो जाने पर प्लांट का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्य से ठेका खाता क्रेडिट तथा प्लांट खाता डेबिट किया जाता है। तीसरी बात, चिट्ठे में निरूपण। लेखा अवधि के अंत में तैयार किए गए चिट्ठों में प्लांट का पुनः आंका गया मूल्य संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। चौथी बात कहेंगे, अगली अवधि में विपरीत पृष्ठी इसकी की जाएगी। पांचवा, ठेका कार्य पूर्ण होने के साथ ही प्लांट की कार्य क्षमता समाप्त होने पर उस समय जब तक कि ठेका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, बाकी सब बातें उपयुक्त जो बतलाई वो की जाएगी। ठेका कार्य पूर्ण होने के साथ ही यदि प्लांट की कार्य क्षमता और उपयोगिता पूर्णतया समाप्त हो जाती है तो अवशेष बेच दिया जाता है। यदि ठेके के कार्यकाल में कोई प्लांट बेच दिया जाता है तो बेचे गए प्राप्य मूल्य में से ठेका खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि प्लांट के बेचने पर हानि होती है तो हानि लाभ हानि खाते में डेबिट और खाते में ठेका खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। अगली इंपॉर्टेंट बात 6 पॉइंट, प्लांट के चोरी चले जाने पर। ठेके के कार्यकाल में यदि कोई प्लांट चोरी चला जाता है तो इसे भी हानि माना जाता है और उस हानि की राशि से ठेके खाते को क्रेडिट व लाभ हानि खाता डेबिट कर दिया जाता है। और 7वां पॉइंट इसमें मुख्य रूप से प्लांट पे आ जाएगा। ठेका कार्य पूर्ण हो जाने पर भी प्लांट के कार्य योग्य होने पर
कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी यदि वह प्लांट प्रयोग योग्य होता है तो इसके अवशिष्ट मूल्य में से प्लांट खाते को डेबिट तथा ठेका खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें प्लांट के बारे में अपनी जो दूसरी विधि है वो, जब किसी प्लांट का प्रयोग एक साथ कई ठेकों पर किया जाता हो और प्रत्येक ठेके पर उसका प्रयोग सीमित समय के लिए ही आवश्यक हो, तब प्लांट को किसी ठेके के नाम निगमित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ठेका खाते को मूल्यह्रास से ही डेबिट कर दिया जाता है। प्राय मूल्यह्रास में प्लांट की मरम्मत एवं अनुरक्षण मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तथा उसके परिचालन पर व्ययों को शामिल करके इसकी सम्मिलित दर प्रति घंटा या प्रतिदिन के हिसाब से ज्ञात कर ली जाती है और प्रत्येक ठेके पर जितने घंटे या जितने दिन उस प्लांट का प्रयोग किया जाता है उतने घंटों का ह्रास पूर्व निर्धारित दर से निकालकर ठेके खाते में डेबिट कर दिया जाता है। यदि मूल्यह्रास की प्रतिशत वार्षिक दी हुई हो तो प्रत्येक ठेके पर जितने माह या दिन उस प्लांट का प्रयोग किया गया हो उतने माह या दिन का मूल्य उस दर से प्लांट की मूल लागत या उसके अपलिखित मूल्य पर निकालकर ठेका खाते में डेबिट कर दिया जाता है। प्लांट पे थर्ड विधि, फिर जब प्लांट किराए पर लिया गया हो, यदि किसी ठेके के लिए कोई प्लांट किराए पर लिया गया हो तो उपरोक्त दो स्थिति जो मैंने बताई है वो पुष्टियां नहीं की जाती। इस स्थिति में ठेके पर जितनी अवधि के लिए प्लांट का प्रयोग किया जाता है उतनी अवधि के लिए दिए गए किराए की राशि से ठेके खाते को डेबिट तथा रोकड़ या बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है। अब अपना आता है पांचवा मुख्य पॉइंट, अप्रत्यक्ष व्यय। ऐसे व्यय जो किसी विशेष ठेके के लिए नहीं बल्कि सामूहिक रूप से अनेक ठेकों के लिए किए जाते हैं अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे प्रबंधक, शिल्पकार, आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर, इंजीनियर, कर्मचारियों आदि का वेतन। नंबर 2, प्रशासनिक व कार्यालय संबंधी व्यय। नंबर 3, स्टोर कीपर का वेतन तथा स्टोर संबंधी व्यय आदि। इन व्ययों का किसी निश्चित एवं उचित आधार जैसे प्रत्यक्ष मजदूरी आधार, मूल लागत आधार, अधिकारियों द्वारा विभिन्न ठेका कार्यों की प्रबंध व्यवस्था में लगाए गए समय के अनुपात के आधार पर वितरण किया जाता है। प्रत्येक ठेके के लिए किसी निश्चित आधार पर अप्रत्यक्ष व्यय की राशि निर्धारित कर लेने के पश्चात उस राशि से ठेके खाते को डेबिट कर दिया जाता है। मेन पॉइंट 6, उपठेकों की लागत, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। साधारणतः मुख्य ठेकेदार ठेके कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट कार्य जैसे भवन निर्माण कार्य में बिजली फिटिंग का कार्य और फर्नीचर फिटिंग संबंधी कार्य अन्य व्यक्तियों से करवाते हैं। ऐसे सभी विशिष्ट कार्य एक निश्चित मूल्य पर अन्य ठेकेदारों को सौंपे जाते हैं जो उप ठेकेदार कहलाते हैं। उप ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए मुख्य ठेकेदार तथा उप ठेकेदारों के मध्य समझौता होता है। अतः उप ठेकों के लिए निश्चित की गई राशि मुख्य ठेकेदार द्वारा दी जाती है। उप ठेकेदारों को दी गई राशि उप ठेका लागत कहलाती है जिसे संबंधित ठेके पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय माना जाता है। और लास्ट अपना मुख्य पॉइंट है अतिरिक्त कार्य की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। कभी कभी ठेकेदाता मूल ठेके के अलावा कुछ अन्य कार्य कराना चाहता है। ठेकेदार को इस अतिरिक्त कार्य के लिए ठेकादाता को मूल ठेका मूल्य ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा
कुछ अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। अतिरिक्त राशि का भुगतान किस आधार पर किया जाएगा, इस संबंध में आवश्यक शर्तें ठेकेदार तथा ठेकेदाता के मध्य तय की जाती है। ठेकेदार इस अतिरिक्त कार्य के लिए कितना मूल्य लेगा, यह अतिरिक्त कार्य की लागत निकालने पर ही निर्धारित किया जा सकता है। ठेकेदार इस अतिरिक्त कार्य की लागत ज्ञात करने के लिए उस पर चार्ज किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्ययों, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्ययों के अलग अलग लेखे रखता है। इस प्रकार उस कार्य की लागत में निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर अतिरिक्त कार्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि यह अतिरिक्त कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है और उसकी लागत बहुत ही कम होती है, तो इस कार्य की लागत मूल ठेके की लागत में ही शामिल कर दी जाती है। इसके लिए ठेके खाते के डेबिट पक्ष में अतिरिक्त कार्य की लागत कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क के नाम से दिखाई जाती है। यदि अतिरिक्त कार्य वेतन महत्वपूर्ण हो और उसकी लागत काफ़ी अधिक हो, तो उसके लिए अलग खाता खोलना चाहिए ताकि अतिरिक्त कार्य पर अलग लाभ हानि ज्ञात हो सके। ये था आज का अपनी चर्चा का विषय। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से संबंधित अपूर्ण ठेके से संबंधित वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।